सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 सावली सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, उस पाठ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। इसके बाद पाठ से संबंधित पृष्ठभूमि और इसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। देखिए, जाबिर हुसैन का जन्म जो है 1945 बिहार में हुआ। आपका जन्म 1945 बिहार में हुआ था। आप 1977 बिहार से विधानसभा के सदस्य बने और मंत्री भी बने, यानी कि आप विधानसभा में निर्वाचित हुए। 1995 बिहार विधान परिषद के सभापति बने। विधान परिषद के सभापति बने। देखिए, विधानसभा अलग होती है, विधान परिषद अलग होती है, उसके सभापति बने। आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की अच्छी जानकारी थी। आपकी जो रचनाएं हैं, आपने हिंदी में जो रचनाएं लिखी हैं, जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी, ये आपकी रचनाएं हैं। अब हम पाठ के बारे में समझते हैं। देखिए, इस अध्याय में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का शब्द चित्र जो है वो हमारे सामने जाबिर हुसैन जी ने उकेरा है। 1987 में सालिम अली की मृत्यु हो गई थी। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद जाबिर हुसैन ने सावले सपनों की याद लिखा है। देखिए, सावले सपनों की याद मनोहारी इच्छाओं व कल्पना का प्रतीक है। ये पक्षी हित में सावले सपनों को मन में बसाना, जो कुछ उन्होंने देखा था वो लिखा था। ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यह डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। देखिए, सालिम अली का जन्म जो है 12 नवंबर 1899 को हुआ। सालिम अली का जन्म जो है 1899 में हुआ था। मृत्यु जो है 1987 में हुई थी, यानी कि कुछ ही वर्ष बाकी थे शताब्दी में उनके। और सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। और सालिम अली की एक आत्मकथा है फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसका नेशनल ट्रस्ट बुक ने उसको हिंदी में प्रकाशित किया है। एक गोरैया का गिरना, एक गोरैया पक्षी का गिरना, उस नाम से इसका हिंदी में जो है उसका शीर्षक नाम से उसका अनुवाद किया है। वापस हम पाठ पर आते हैं।
सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद। देखिए, जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तो लेखक को दुख हुआ, लेखक को अवसाद हुआ, उनके मन में पीड़ा पैदा हुई और उस दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों के रूप में याद किया। अर्थात सालिम अली किस प्रकार एक पक्षी वैज्ञानिक बने, उन्होंने सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका जो व्यक्ति चित्र है, शब्द चित्र हैं, वो हमारे सामने रखा है। भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली जो है मन को स्पर्श करती है। यानी कुल मिला के हमें पक्षियों के प्रति एक तरह से परोपकार की भावना रखनी चाहिए। पक्षी जो होते हैं वो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। हम लोग आजकल अपने पेट की तृप्ति के लिए कुछ लोग जो हैं पक्षियों को मार रहे हैं, नदी, तालाब, जंगल को प्रदूषित कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ये सारा खाका जो है जाबिर हुसैन ने इस डायरी शैली में लिखा गया जो संस्मरण है इसमें किया है। अब हम पाठ के बारे में समझते हैं, पाठ का सारांश समझते हैं। देखिए, जाबिर हुसैन ने जो लिखा है वो सालिम अली के बारे में लिखा है। देखिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से एक बार। सबसे पहले सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक बने कैसे, यानी कि पहली बात पाठ में, इस पाठ में जो स्टार्टिंग की गई है वो स्टार्टिंग जो है सालिम अली की मौत से की गई। यानी कि सालिम अली की जो मृत्यु हुई थी और मृत्यु होने के बाद ये पाठ तुरंत लिखा था। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सालिम अली के बचपन से। देखिए, सालिम अली जब छोटे थे, सालिम अली जब छोटे थे, देखिए लेखक जाबिर हुसैन बता रहा है जब उनका देहांत हो गया, देहांत होने के बाद उनको बहुत सारी बातें याद आई हैं। उन सभी बातों का वो जिक्र कर रहे हैं कि सालिम अली जो हैं प्रकृति की गोद में समा गए हैं, अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। उस दृश्य को देखकर उन्होंने उसको डायरी शैली में लिखने का प्रयास किया कि जब सालिम अली छोटे थे तो एक बार वो एयरगन चला रहे थे, उनकी एयरगन से एक गोरैया पक्षी जो है घायल हो गया। जब वो गोरैया पक्षी घायल हुआ तो सालिम अली का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद वो पक्षियों की देखरेख में लग गए, पक्षियों की देखरेख में लग गए। वहां से उन्होंने अपना सारा जीवन जो है पक्षियों के प्रति जो है समर्पित कर दिया। ये थे सालिम अली। अब सालिम अली ये भी कहते हैं, देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, पक्षी को जो है मनुष्य की नजर से देखते हैं, ये ठीक नहीं है। हम लोग जो है जंगल को, नदियों को, झरनों को, इन सभी को मनुष्य की नजर से देखते हैं, अर्थात हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बने हैं और हम उनका दोहन करते हैं, हम उनका शोषण करते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संतुलन जो है खराब होता है। हमें मानवीय भावना रखनी है, मानवीय नजर से उनको नहीं देखना है कि ये हमारे लिए बने हैं, बल्कि उसमें कैसे उसको अच्छा बनाया जाए। क्योंकि कोई भी आदमी जो है पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांचित हो सकता है। देखिए, हम लोग कई बार, देखिए हम जंगल में जाते हैं, हम पक्षियों की आवाज सुनते हैं और हम रोमांचित नहीं होते हैं, हम रोमांचित नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने उसको मनुष्य की नजर से देखा। हमारे अंदर की जो आंतरिक संवेदनाएं हैं वो मर चुकी हैं। इस तरह से हमें पक्षियों को नहीं देखना है। और जो लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं
ऐसे लोग जो हैं पर्यावरण संतुलन की बात नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें जाबिर हुसैन ने बताया है कि उदाहरण दिया है कृष्ण भगवान का कि कब वृंदावन में कृष्ण भगवान ने रासलीला की थी, किसी को मालूम नहीं। कब वो गाय चराते थे, किसी को नहीं मालूम था। कब वो नदी पर जाते थे खेलने के लिए, किसी को नहीं मालूम था। कब उन्होंने मक्खन खाया होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। कब उन्होंने बांसुरी बजाई होगी, किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं तो हमें इसकी अनुभूति होती है कि नहीं, कृष्ण भगवान ने वृंदावन में रासलीला रचाई होगी। यमुना नदी का काला पानी देखते ही ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान नहीं बांसुरी बजाते थे। यमुना नदी का काला पानी देखते ही हमें मालूम होता था कि कृष्ण भगवान ने यही बांसुरी बजाई होगी और वहां के सारे वातावरण को संगीत में बनाया होगा। और वृंदावन से ऐसा संगीत जो है आज दिन तक समाप्त नहीं हो पाया है। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब सालिम अली को पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति अगर उनका सबसे बड़ा अगर किसने उन्हें योगदान दिया है तो उनकी पत्नी तहमीना ने दिया, जो उनकी स्कूल की साथी थी। और तहमीना ने कभी उनको नहीं रोका। तहमीना ने उनका पूरा साथ दिया है और कभी भी उनको नहीं टोका है। देखिए, हर पुरुष की जिंदगी में किसी न किसी व्यक्ति का योगदान होता है। सालिम अली ने भी बहुत भ्रमण किया है, उनका शरीर दुर्बल था और लेकिन उसके बावजूद भी गले में दूरबीन, मन में पक्षियों के प्रति जुनून और सवार, और दूर दूर तक वो आकाश में पक्षियों को देखते थे, पक्षियों को ढूंढते थे और प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता है। उस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने परिश्रम से बनाया है। इस रहस्यमय दुनिया को बनाए रखने में उनकी पत्नी तहमीना ने खूब योगदान दिया है। जब वो दूरबीन लेकर जाते थे पक्षियों को, जब वो आकाश में देखते थे, प्रकृति के सुंदर नजारे को वो अपने हृदय में समा लेते थे, तो उन्होंने उन सारी बातों में उनकी पत्नी तहमीना ने खूब योगदान दिया। इसमें अगली बात की गई है केरल की साइलेंट वैली। देखिए, इस पाठ में केरल की साइलेंट वैली का जिक्र किया गया है। एक बार सालिम अली जो हैं केरल की साइलेंट वैली में, वहां पर उन्होंने देखा कि जो गर्म हवाएं हैं आ रही थी, वहां से वहां के पक्षी जो हैं बहुत मर रहे थे उन गर्म हवाओं से। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की और उनको इस समस्या के बारे में बताया कि रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं जो होती हैं वो जो है साइलेंट वैली में जो है पक्षियों को मार देती हैं। जब चौधरी चरण सिंह ने बात सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। यही नहीं, हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में भी वहां पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। हिमालय के घने जंगलों में बर्फ से ढकी चोटियां, लेह लद्दाख की बर्फीली जमीन पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा में ऑल ऑफ इस्राएल में इसका भी जिक्र किया है। अब लेखक जो हैं जाबिर हुसैन बताता है, एक अगली घटना बताता है D.H. लॉरेंस की, जो कि इंग्लैंड के
उपन्यासकार हैं, पक्षी वैज्ञानिक है, सॉरी, B.H. लॉरेंस। उनके बारे में वो बताते हैं कि जब B.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जब उनकी पत्नी से पूछा गया, फ्रीडा लॉरेंस से, कि आप अपने पति के बारे में कितना जानते हो, तो फ्रीडा लॉरेंस ने जवाब दिया कि मेरे से अधिक मेरी छत पर रहने वाली गोरैया जो बैठी है वो मेरे से अधिक जानती है B.H. लॉरेंस के बारे में। अर्थात तो उस व्यक्ति ने भी पक्षियों के प्रति जो है बहुत कुछ लिखा है, उनके दुख को समझा है, उसका भी इसमें जिक्र जो है इसमें किया गया है। और वो गोरैया सब कुछ जानती हैं क्योंकि बचपन से लेकर लॉरेंस साहब अधिकांश समय जो है उन्हीं के साथ रहे हैं। ऐसे ही जब सालिम अली का देहांत जो है कैंसर की बीमारी से हो गया था, अंत में पाठ के फर्स्ट में किताब में दे रखा, मैं अंत में बता रहा हूँ। सालिम अली का देहांत जो है वो कैंसर की बीमारी से हो गया था। जब उनका देहांत हुआ था, देहांत होने के बाद उनके गले से दुर्बीन उतरी थी और वो प्रकृति की गोद में समा रहे थे। लेखक कहता है कि सुनहरे रंग पक्षियों के पंखों पर सावली सपनों का हुजूम सवार सालिम अली जो है मौत की खामोश वादियों में जा रहा है, मौत की खामोश वादियों में जा रहा है, जहां से वो वापस लौटकर नहीं आ सकते। अर्थात ऐसा पक्षी वैज्ञानिक हमें नहीं मिलेगा वापस, ऐसा बर्ड वाउचर हमको वापस नहीं मिलेगा। वो खामोश वादियों में समा रहे हैं, जा रहे हैं, ये उनका आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि उन्होंने एक पक्षी की तरह जो है, पक्षी की तरह वो भी प्रकृति की गोद में समा गए। ऐसे थे सालिम अली। तो जब सालिम अली का देहांत हो गया तब लेखक की आंखें भी नम थी और सालिम अली जब देहांत हुआ, पक्षी भी खामोश थी, प्रकृति भी खामोश थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति और पक्षी भी उनकी मौत पर आंसू बहा रहे थे। तो ऐसा बर्ड वाउचर जो है हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से इस पाठ में इन सारी घटनाओं का जिक्र आया है, लेकिन इस पाठ की शुरुआत होती है सालिम अली की मौत से, लेकिन हमने शुरुआत की है सालिम अली के बचपन से, ताकि समझने में आसानी रहती है। क्योंकि सालिम अली बचपन से ही जब एयरगन से खेल रहे थे, उस एयरगन से पक्षी मर गया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पक्षियों के लिए सब कुछ करूँगा। उसके बाद से उनके गले में से दुर्बीन नहीं उतरी और वो बंदा हिंदुस्तान के कोने कोने में गया, केरल की साइलेंट वैली में गया, उसने वृंदावन को देखा, उसने हिमालय ले लद्दाख को देखा, वहाँ के पक्षियों का जो है किस प्रकार उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो सारे दृश्य देखें और उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है फॉल ऑफ स्ट्रो में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। यह अध्याय ही हमें बताता है कि हमें पक्षियों के प्रति जो है मानवीय भावना रखनी है, परोपकार की नज़र से देखना है और हमें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। अब इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न जो हैं हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। इस तरह से ये पाठ जो है यही समाप्त होता है और सालिम अली के बचपन से लेकर सालिम अली की मृत्यु तक, यानी कि उन्होंने जो कुछ लेखक को याद था वो इस पाठ में बताया है। धन्यवाद।